नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप महाराष्ट्र की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राकंपा अध्यक्ष शरद पवार की आलोचना का जवाब दिया है। अब शिंदे फडणवीस सरकार सत्ता में है, जिस पर शरद पवार एक बड़े नेता हैं, लेकिन हम कल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे थे और आज एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि हम कल एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करते ही रहेंगे और हम महाराष्ट्र के लोगों के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। बडगुजर समाजाचा महाअधिवेशन होतं। बडगुजर समाजाचं महाअधिवेशन होतं, त्याला मी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। त्याचबरोबर त्यांचे जे काही प्रश्न आहेत ते ओबीसी मध्ये आहेत। केंद्रामध्ये देखील ओबीसीला आरक्षण त्यांना मिळालं पाहिजे अशी त्यांची मागणी होती। आम्ही सकारात्मक भूमिकेतून केंद्र सरकारला देखील विनंती करू आणि ओबीसीच्या माध्यमातून राज्यात त्यांना ज्या ज्या काही सुविधा उपलब्ध आहेत त्या त्यांना मिळतात। आणखी त्यांनी काही हॉस्टेल आणि इतर काही विषय त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी होते ते देखील सकारात्मक दृष्टीने सरकार त्यांच्या बाजूने आहे। और एशिया के सबसे बड़े झोपड़पट्टी इलाकों में शुमार धारावी इलाके से लव जिहाद का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश की कटनी में रहने वाली लड़की को 3 साल पहले प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर मुंबई लाया गया और यहां पर यशोदा नाम की इस लड़की का नाम बदलकर यास्मीन कर दिया गया। इसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए बीफ बनाने से इनकार करने पर हत्या कर इस युवती के शव को खाड़ी में फेंक दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब लड़की के पिता के बयान पर धारावी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच की जा रही है। और बाद में अचानक ये इस तरह से विषय हो गया कि उस लड़की की डेड बॉडी मिली। हमने पुलिस स्टेशन को सारा विषय बताया। पुलिस स्टेशन ने कोऑपरेट करते हुए सेकंड डे तुरंत इसके ऊपर दफा 302 का एफआईआर भी लॉन्च किया है और भी धाराएं बढ़ सकती है इसमें, इसको देखने के बाद में और भी उनकी तहकीकात चालू है। इसमें एक और जो मुद्दे वाली बात थी कि उसके और 3 भाई है, मतलब रहमत 4 भाई है। लड़की के परिवार का ऐसा कहना है कि रहमत के चारों भाइयों ने हिंदू लड़कियों से शादी की हुई है इसी प्रकार से। तो ये तो बड़ा शॉकिंग है कि चारों के चारों भाइयों को हिंदू लड़कियां ही मिलती हैं, उनको कोई मुस्लिम लड़की मिलती ही नहीं है और इस प्रकार से सारा विषय। इसलिए ये विषय पूरी तरह लव जिहाद का एंगल है और इस हमारी मांग है कि महाराष्ट्र सरकार तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करवाए और उनसे गलत काम कराना ये बहुत बड़ा एक प्लान, प्री प्लान प्लान चल रहा है, इसके लिए चल रहा है। तो इसके लिए कानून, जब तक भारत में कड़ा कानून नहीं बनेगा हम इसे रोकने में असफल रहेंगे। इसके लिए कानून लाना चाहिए और इसके लिए स्पेशल एक बोलते हैं जैसे साइबर क्राइम होता है, ये क्राइम बाकी जो क्राइम होता है, ये विषय के लिए महिला पथक के पास स्पेशल ताकत देनी चाहिए कि लव जिहाद के मामलों में कुछ ना कुछ कड़क कार्रवाई हो सके। कि श्रद्धा वालकर जी का भी ताजा मामला है और अब तनुश्री शर्मा जी का भी तुरंत एक 10-15 दिन के महीने भर के अंदर सारे 2 मामले हमें ध्यान में है। मेरा तो ऐसा आरोप है कि भारत के अंदर 365 दिन के 365 दिन अगर भारत सरकार चेक करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राजनीति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नागपुर टीचर्स पोलिंग यूनियन में कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करने या न करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये फैसला 12 तारीख तक आएगा और महाराष्ट्र में जनता के मुद्दों को दरकिनार कर व्यक्तिगत आरोपों पर राजनीति की जा रही है। आगे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका है कि सरकार व्यक्तिगत विवादों को छोड़कर जनता के मुद्दों पर ध्यान दे। अजून वेळ आहे। अजून आम्ही नागपूर टीचर्स मतदारसंघामध्ये काँग्रेसचा उमेदवार उभा ठेवायचा की नाही ठेवायचा अजून निर्णय घेतलेला नाही। 12 तारखेपर्यंत तो कळेल। विड्रॉलपर्यंत कोणाला सपोर्ट द्यायचा तो आम्ही ठरवू। अगदी अमरावती विभागाचं पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आहे आणि इथं टीचर मतदारसंघाची आहे। या दोन्ही विधान परिषद आम्हाला जिंकायच्या, आमच्या विचाराच्या लोकांनाही आम्हाला त्या ठिकाणी जिंकून घ्यायचं आहे। त्यामुळे बीजेपी नागपूरमध्ये कोण उमेदवार देते हे अजूनपर्यंत फायनल झालेलं नाही। त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी बघून नंतर आम्ही निर्णय 23 तारखेला मुंबईमध्ये मध्यवर्ती सभागृह विधान भवनात तिथे बाळासाहेबांच्या तैलचित्राचं अनावरण होत आहे। माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस एकत्र येण्याची शक्यता वर्तमान आहे।
त्याला काय, महाराष्ट्रातल्या राजकारणामध्ये सभागृहातलं राजकारण आपण सगळेजणी पाहिलेलं आहे. सभागृहामध्ये महाराष्ट्रामध्ये मैदानात काय विरोध असेल, पण सभागृहात सगळे एकत्रित येतात हे आपण चित्र पाहिलं. ते एकत्रित आले त्याला नवल काय. काल शरद पवार असे बोलले होते की राज्यकर्त्यांचे पाय जमिनीवर दिसत नाही राज्यातल्या. त्याच्यात वास्तविकता आहे. आणि आज आपण पाहतो की ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये राजकीय टेररिझम जे उभा करण्याचा एक प्रयत्न सुरू झालेला आहे, याच्यासाठी हा जाणीवपूर्वक शब्द वापरला की महाराष्ट्रामध्ये जनतेचे प्रश्न बाजूला आणि व्यक्तिगत आरोपावरच आता महाराष्ट्रामध्ये राजकारण चालू आहे. त्याच्यावरच मीडियाचा TRP चाललेला आहे. अशा पद्धतीचं आपण पाहतो आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये अशा पद्धतीची कधी परिस्थिती नव्हती. ती परिस्थिती 2014 ते हा जो कोरोनाचा तेवढा काळ सोडला की आतापर्यंत आपल्याला तेच पाहायला मिळतं. आणि म्हणून मी त्याला जाणीवपूर्वक टेररिझम शब्द वापरला. और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने आरोप लगाया था हाल ही में कि राज्य में होने वाले निवेश दूसरे राज्यों को जा रहे हैं। इसी आरोप का जवाब देते हुए बाला साहेब की शिवसेना के प्रवक्ता और उपनेता कृष्णा हेगड़े ने उनको आड़े हाथों लिया। सम्मान्य श्री जयंत पाटिल जी का मैंने ट्वीट देखा। उन्होंने प्रश्न लगाए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो गुजरात जा रहे हैं और जो जॉब्स जनरेट हो रहे थे वो नहीं होंगे। मैं सम्मान्य पाटिल जी को बताना चाहता हूं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी सरकार, जिसके नेतृत्व सम्मान्य मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं, हम लगभग 1,25,000 जॉब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में युवकों को देंगे। इसके अलावा वो ट्वीट में पाटिल साहब ने ये लिखना भूल गए कि जो 1 लाख कर्मचारी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के थे, उनके ऊपर महाविकास आघाड़ी के सरकार ने क्यों इतना अत्याचार किया, उनकी रोजगार क्यों छीनी और उनको रास्ते पे आने पे क्यों मजबूर। और बीड़ जिले में 61,270 फर्जी वोटरों के मामले में आपको बता दें कि समाहरणालय कार्यालय के बाहर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। इस मौके पर सांकेतिक EVM मशीन दिखाकर इस प्रकार की ओर ध्यान खींचना चाहा। साथ ही इस आंदोलन के तहत लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ के नारे भी लगाए गए। हाल ही में बताया जा रहा है कि चुनाव में भी डबल वोटिंग की पोल खुल गई है और इसीलिए मांग की जा रही है कि इस समय पर इसे भुनाया जाए और डबल वोटिंग लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, इस फैसले को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए आंदोलनकारियों ने मांग की है कि इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार प्रकरणात कारवाई, बोगस मतदार प्रकरणात कारवाई, लोकशाही वाचवा, लोकशाही वाचवा, मतदार प्रकरणात कारवाई। बीड जिल्ह्यामध्ये निवडणूक आयोगाला मतदार याद्या नोंदणी करताना तब्बल 61,270 समान चेहऱ्याची म्हणजे बोगस मतदार आढळले आहेत, ज्यांचं एका मतदाराचं 2 किंवा 3 मतदारसंघामध्ये नाव आहे। जर संबंधित संस्थाचालक राजकीय पुढारी हे मात्र ग्रामीण भागामध्ये आणि शहरी भागामध्ये दोनदा मतदान करतायत आणि हे 61,270 हा आकडा खूप मोठा धक्कादायक आहे। हा आकडा निकालावर परिणाम करू शकतो। त्यामुळे आमची अशी मागणी की संबंधित निवडणूक अधिकारी जे असतील आणि ज्या या संबंधामध्ये दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हायला पाहिजे, कारण यामुळे हा प्रकार जो आहे तो लोकशाहीला घातक आहे। लोकशाही वाचवण्यासाठी, पर्यायाने देश वाचवण्यासाठी हे बोगस मतदार बंद व्हायला पाहिजे। और देश में महिला सुरक्षा का मुद्दा सामने आया है, जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हाल ही में बढ़ गई हैं। चंद्रपुर की महिलाओं को इस बात की पुष्टि मिल रही है कि प्रशासन महिलाओं की समस्याओं की अनदेखी कर रहा है। बियर बार, बियर की दुकानें और शराब की दुकानों को स्थानांतरित करने के लिए महिलाएं अब 21 दिनों से कड़ाके की ठंड में अनशन पर हैं। हालांकि जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। महिलाओं की इस भूख हड़ताल पर अब तक किसी अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली है। और यहाँ पर तस्वीरों में हम आपको दिखा दें, तमाम महिलाएं हैं जो कि अलाव का सहारा लेकर धरने पर बैठी हुई हैं। में 3 बियर बार है, देसी दारू बियर बार 3 है। हमको आने जाने को बहुत तकलीफ होती है। घर के सामने बार लगे हुए हैं,
बच्चे जाते, बड़े जाते, लेडी जाती, बहू जाती, इनको बहुत तकलीफ हो रही। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इनको बंद किया जाए। बंद कर मतलब इनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए। हमको बहुत तकलीफ हो रही है। दारू पी के हमारे पीछे जुम्मा चालू रहता है। दारू पी के वहाँ बाटले फेंकते रहते, गाली गलोची निकालते, इधर उधर जाते। हे बिअर शॉपी आहे आणि देशी दारूचं दुकान आहे आणि तिकडे गोकुल बार आहे. हे तिन्ही एकाच लाईनीमध्ये बसले आहेत आणि इथून शाळेच्या मुली वगैरे जाणं येणं त्यांचं. इथं छेडखानी होते मुलींची, बायकांची छेडखानी होते. इथं दारू पिऊन माणसं इथं लोळत राहतात. बायांना किती भीती आहे. वरून हा पूल झाला आहे इथे, असं जाण्या येण्यासाठी इथून कोणी जाऊ शकत नाही. असं इथं भीतीचं एक वातावरण निर्माण झालं. आम्ही एवढ्या म्हणजे कडक थंडीमध्ये बसून पण शासन का दखल लेत नाही. और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवी मुंबई शहर में 100% सीवेज ट्रीटमेंट किया जा रहा है और ये पानी औद्योगिक एस्टेट में कंपनियों और पार्कों को सप्लाई किया जाएगा। ये परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नवी मुंबई नगर निगम के संयुक्त सहयोग से अमृत योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही है और इसमें 250 MLD पानी का उपयोग औद्योगिक एस्टेट और पार्कों के लिए किया जाएगा। इस सीवेज प्रोजेक्ट का निरीक्षण विधायक गणेश नाइक ने किया है। नवी मुंबई देश का एकमात्र नगर निगम है और यहां पर विधायक गणेश नाइक ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जेठी में सीवेज सिस्टम की क्षमता इतनी ज्यादा है कि अगर आबादी मौजूदा आबादी से 2 गुना भी हो जाए तो भी यह व्यवस्था पर्याप्त है। संजू नाईक ज्याला 1995ला महापौर झाले त्यावेळेस हा विचार मनात आला होता, पण त्या 1 वर्षाच्या कालखंडामध्ये पूर्णत्वाला त्या गोष्टी जाऊ शकल्या नाहीत। म्हणून सीटेकची योजना संजू नाईक 2000 साली महापौर झाल्यानंतर 2000 ते 2005 पर्यंत ही यंत्रणा आपण राबवली गेली, म्हणजे विचारात आणली, त्याच्यावर संपूर्ण सारासार विचार करून आपण ती प्रक्रिया राबवली आणि म्हणूनच नवी मुंबईच्या एकूण 30 लाख वस्ती होईल तोपर्यंत प्रथम म्हणजे त्याला आपण STPचं त्याच्यावर प्रोसेस होण्याचं काम ऑलरेडी झालेलं आहे। म्हणजे आपल्या शहरात 14 आता 15 लाख वस्ती झालेली आहे, तर आपण 30 लाख वस्तीची तयारी केलेली आहे। म्हणजे आपण वेटिंग करतोय की पॉप्युलेशन कधी वाढेल। मुंबईसारख्या ज्याचं गाजावाजा जगात होतोय, ज्या शहराचं उत्पन्न किंवा बजेट केरळसारख्या राज्यापेक्षा जास्त आहे, त्या ठिकाणी अजून सुद्धा 50% प्रक्रिया केली जात नाही। हे मी गांभीर्यपूर्वक आणि विधानसभा। और अब खबर वर्धा से है, जहां कुछ किसानों ने फसल बीमा वापस ले लिया था। हालांकि फसल बीमा कंपनी ने किसान भाइयों के प्रति हेक्टर मुआवजा नहीं दिया है, इसीलिए किसानों ने बांधा फसल बीमा कंपनी पर रोष जताया। किसानों ने प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ऑनलाइन भुगतान किया है और भारी वर्षा के कारण कृषि को नुकसान हुआ था, लेकिन कंपनी को प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि नहीं मिली है। शेतकरी विश्राम विठोबाजी साखरकर, माझ्याकडे 5 हेक्टर 38 शेती आहे। मी तिचा पीक विमा काढला। पंतप्रधानांनी सांगितल्याप्रमाणे पीक विमा काढा, पण त्यांनी काही दिलं नाही। 5-38 शेतामध्ये 2 हेक्टर तूर, 2 हेक्टर सोयाबीन, 1 हेक्टर तूर हे पिकासाठी विमा काढला। त्याच्यासाठी पैसे 26,700 10% आणि 90% गव्हर्नमेंटने भरले, तरी मला त्या याच्यापाशी काही भरपाई भेटली नाही। फक्त 10,000 रुपये दिले आणि बाकीचे द्यायला तयार नाही। आणि हे सगळे जे और पानीपत की लड़ाई की 261वीं वर्षगांठ के मौके पर शक्त भारत समूह ने पुणे से पानीपत तक दुपहिया वाहन सलामी ड्राइव की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत 6 जनवरी को शनिवार बाड़ा परिसर से हो चुकी है और इस अभियान के तहत आपको बता दें कि 28 जनवरी को पुणे लौटा जाएगा। इसमें 100 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं और सकत भारत संकल्प ग्रुप के प्रमोटर डॉक्टर संदीप राज महिंद ने कहा है कि यह अभियान आज बुल्ढाना शहर में प्रवेश कर गया है। 261 साल पहले मराठा सेना जिस रास्ते चली थी, उसी रास्ते से चलकर 14 जनवरी साल 2023 को पानीपत पहुंचेगी। या वर्षी 3ऱ्या स्वातंत्र्य दिनाचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय, परंतु आपल्यावर 3ऱ्यांदा स्वातंत्र्यासाठी झगडण्याची वेळ का आली, तर त्याचं कारण पानिपतच्या 3ऱ्या युद्धामध्ये लपलेलं आहे। पानिपतच्या 3ऱ्या युद्धामध्ये संपूर्ण देश मराठ्यांच्या शक्तीच्या मागे, मराठ्यांच्या इच्छाशक्तीच्या मागे उभा राहिला नाही
पर्यायानं पानिपतावर फक्त मराठ्यांची नाही तर हिंदुस्थानाचे सामर्थ्य, हिंदुस्थानाची ताकद कमी झाली आणि इंग्रजांना आपल्या देशामध्ये पाय रोवायला संधी मिळाली. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवामध्ये आपण पारतंत्र्यात का गेलो याचा विचार केला पाहिजे आणि ज्या चुका 261 वर्षापूर्वी झाल्या त्या चुका दुरुस्त करून धर्म, जाती, प्रांत, भाषा याच्या पलीकडे आपलं राष्ट्र आहे. शिवछत्रपतींनी आपल्यामध्ये स्वराज्य आणि सुराज्याचा जो संदेश दिला आहे तो देशभर पोहोचावा या भूमिकेतनं हे पानिपत अभिवादन मोहीम पुण्यापासून पानिपतपर्यंत जायची आहे. 6 जानेवारीला पुण्यातल्या शिंदरवाड्यापासून ही मोहीम प्रारंभ झाली. त्या मार्गाने मराठ्यांचं सैन्य उत्तरेमध्ये गेलं. त्या और जलगांव की ओर रुख करेंगे। बता दें कि मराठा क्रांति मोर्चा और मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड ने पचौरिया में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काफिले को रोका है और कई मांगों को लेकर बयान दिया गया। मराठा समुदाय के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर किरण कुमार बांकले को बर्खास्त कर तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई है। साथ ही साथ कहा गया कि मराठा आरक्षण पर शिंदे फडणवीस सरकार को चुप हुए 6 महीने हो गए हैं। तालुक्यामध्ये लोहारी या गावामध्ये आज एका कार्यक्रमानिमित्त या ठिकाणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी आले होते. शिंदे साहेबांनी शिंदे आणि फडणवीस या सरकारला येऊन 6 महिने झालेले आहेत आणि 6 महिन्याच्या कार्यकाळामध्ये ज्या महापुरुषांवर जो मराठा समाजाबद्दल ज्या पद्धतीने अपशब्द वापरला होता तो बकाले, तो PI बकाले याला अजूनही अटक झालेली, तो मोकाट फिरतो आहे. त्याबरोबर मराठा आरक्षण जे आहे तो ज्वलंत मुद्दा असताना देखील या सरकारने अद्याप पावतो मराठा समाजाच्या या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कुठलीही कारवाई केली नाही आहे. त्याचबरोबर त्याबद्दल बोलतही नाही. म्हणून आज ही आठवण देण्यासाठी आणि नेहमी धर्मवीर राजे छत्रपती संभाजी महाराज और आम आदमी पार्टी की कोंकण क्षेत्रीय बैठक नवी मुंबई में संपन्न हो गई है। इस राष्ट्रीय बैठक की मान्यता के बाद नवी मुंबई में पहली बार इस सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में दिल्ली विधायक आतिशी और विधायक कुलदीप कुमार ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई है। साथ ही विधायक आतिशी ने राज्य की राजनीति की आलोचना करते हुए मांग की है कि स्थानीय स्वशासन को चुनाव अनाधिकृत होने के कारण रोका जाए और साथ ही स्थानीय स्वशासन के चुनाव जल्द ही कराए जाए। हमने आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र का कोंकण के जो पूरा इलाका है आज हमने उसका कार्यकर्ता सम्मेलन किया और कार्यकर्ताओं में जो एक जोश है महाराष्ट्र में बदलाव लाने का जोश। देखिए आज महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि किस तरह की पॉलिटिक्स, किस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है। आप किसी एक नेता को वोट दो, उनको चुन के भेजो, आपको पता नहीं है कि अगले दिन वो कौन सी पार्टी में होने वाले हैं। एक पार्टी की सरकार बनती है रात को, दूसरी पार्टी की सरकार बनती है सुबह। कोई नेता एक पार्टी में होता है, अगले दिन दूसरी पार्टी में पहुंच जाता है। किसी पार्टी की एक पार्टी से अलायंस होती है, अगले दिन दूसरी पार्टी से अलायंस हो जाती है। तो महाराष्ट्र के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र के लोग ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बदलाव की जरूरत है और आम आदमी पार्टी मजबूती से महाराष्ट्र की राजनीति में उतरने का काम कर रही है। अभी महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के चुनाव ड्यू हैं जो एक गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से इतने लंबे समय से उनको स्थगित किया गया है। हमारी ये मांग है कि महाराष्ट्र में जल्द से जल्द लोकल बॉडीज के चुनाव हों और पूरी महाराष्ट्र। और सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर का बयान सामने आया है जहां प्रताप पाटिल ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है। कहा कि अगर किसी ने राहुल गांधी का स्वागत किया तो वो नांदेड़ जिले के लोग थे, जो लोग आज तक गड्ढों को पाट नहीं सके हैं और उनके सामने हमने उन गड्ढों को पाट दिया है और हम मानते हैं कि राहुल गांधी जहां भी जाएंगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी और पिछले 2.5 साल में इस सरकार ने एक भी गड्ढा नहीं भरा है। हमने शिंदे फडणवीस सरकार आने के बाद गड्ढे भर दिए हैं। परंतु गोजेगावकर साहेब म्हणलं तसं कोणीतरी उठून मला विचारू नये की बाबा तू बसा, त्याची मला जाणीव आहे. कारण मी सरपंच पदापासून ते इथपर्यंत आलो, समोर बसलेल्या जनतेच्या आशीर्वादाने आलो. नाहीतर माझ्यासारखा सामान्य कुटुंबातला कार्यकर्ता खासदार होईल
ते कधी स्वप्न कोणी बघितलं नाही. माझ्या निवडणुकीचा राजेसाहेब ज्या दिवशी निकाल होता तेव्हा इथं बसलेले स्वतःला चिमटे घेत असतील, खरंच जिंकले. और अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने अपने बयान में कहा है कि शादी के बाद लड़की की जिंदगी में लड़कियों की मां खलल ना डाले। उन्होंने ये भी कहा कि एक लड़की की शादी के बाद लड़की की मां अगले दिन से ही लड़की को फोन करके उसके बारे में पूछती है और उसकी जिंदगी में दखल देती है और इस वजह से कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए कम से कम 2 साल तक लड़की की मां को उसके जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लड़की को अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। संसारात राहत असताना खूप काही गोष्टी आपल्याला शिकायला भेटतात. तर मला असं वाटतं की सीखना म्हणजे ये नहीं कि आपसे सब कम है, आप कितने भी बड़े हो जाओ, जो बड़ों का मान सम्मान है वो आप लोगों को देना ही चाहिए और देना ही पडेगा. आई ना, मी एक विनंती नक्की करण, सगळे आई वडील इथे आले असन, आईचं प्रेम एवढं असते मुलींवर की लग्नाच्या दिवशीपासून लग्न झाला की सासरवाडीत गेली तर पहिलेच फोन लावते, काय म्हटलं तुझी सासूनी, साडी बरोबर आवडली की नाही आवडली, लग्न बरोबर लावलं की नाही लावलं, जेवण बरोबर भेटलं की नाही भेटलं, जाऊ काय बोलली, नंदा काय बोलले, आत्ती सासू काय. और मुंबई की डिंडोशी पुलिस ने एटीएम मशीन में चिप लगाकर एटीएम के पैसे निकालने वाले एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो अब तक सैकड़ों लोगों के खाते से लाखों रुपए ऐंठ चुका है। ये शातिर आरोपी डिंडोशी इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन में प्लास्टिक की चिप लगाकर मशीन खराब होने का बहाना करता था और जब पैसे निकालने वाला व्यक्ति एटीएम से बाहर जाता था तो उस वक्त वहां आसपास मौजूद जो आरोपी है वो एटीएम में घुसकर पट्टी कार्ड हटाकर पैसे निकाल लेता था। पुलिस ने इस आरोपी के पास से 11 प्लास्टिक पट्टी, कैंची और फेविस्टिक समेत कई सामग्रियां जब्त की हैं। सस्पेक्ट तो उसको बराबर बात बता ही नहीं पा रहा, उसके पास एटीएम कार्ड भी नहीं था, लेकिन वो मशीन के यहाँ पे कुछ सनमाइका का पट्टी वहाँ पे लगा रहा था। इन्होंने उसको रेड हैंड पकड़ा, उसका शूटिंग भी किया और वो आदमी सनमाइका का पट्टी वहाँ पे चिपका कर जो आदमी वहाँ पे जब पैसा निकालने जाते हैं तो पट्टी लगाने की वजह से अंदर से बाहर पैसा नहीं निकल पा रहा था, वो आदमी वहाँ पे वेट करता, पैसे नहीं आ रहे, निकल जाता था। फिर ये जो आरोपी है वो वहाँ से वो पट्टी निकाल के अंदर जो बाहर निकला हुआ पैसा वो निकाल लेता था। इस तरह का ये वहाँ पे काम कर रहा था, इसको रेड हैंड पकड़ा। और अब खबर नासिक से है। बता दें कि बारिश की वापसी के बाद बेमौसम बारिश से प्याज की फसल को हुए नुकसान की शिकायतें मिल रही हैं। जब मदद मिलेगी तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने ये कहा है कि मैं नासिक जिले के दौरे पर हूं और आज और कितने प्रतिशत प्याज खराब हुआ है। उन्होंने इस बीच कराड़ के सिन्नर तालुका में नीमगांव में एक किसान सभा के बाद मीडिया से भी बातचीत की, जहां उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलने के बाद सहायता के लिए निर्देश दिए जाएंगे। नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावरती मी आहे। शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे कांद्याचं नुकसान झालेलं आहे असं शेतकऱ्यांची तक्रार आहे, तर त्याचा लवकरात लवकर आम्ही आढावा घेऊ आणि आढावा घेतल्यानंतर किती नुकसान झालं। बुल्ढाना में कड़ाके की ठंड के कारण ठंडे पानी वाले इलाकों में रहने वाले पक्षी शहर में आ रहे हैं। इसी तरह से ठंडे पानी वाले इलाकों में रहने वाले किंगफिशर बुल्ढाना में बाकी इलाकों में घूमते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने आराम से बैठे किंगफिशर पार्टी के खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद किया है। यहाँ पक्षी विशेषज्ञ संजय गुरव कहते हैं कि कई सालों के बाद ठंडे पानी वाले इलाकों में रहने वाले पक्षियों की संख्या में इजाफा हुआ है और ठंडे पानी वाले इलाके भी बढ़े हैं। 20 ते 30 वर्षामध्ये नाही झाला एवढा पावसाचा प्रमाण यावर्षी सर्व महाराष्ट्रभर पाहण्यास मिळालेला आहे आणि त्यामुळे पाणथडीच्या जागी जे पक्षी असतात, पाणथडीचे जे पक्षी आहेत त्या पक्ष्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसत आहे। अब महाराष्ट्र बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।